गुड मॉर्निंग। अपन ने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि भाई जो आपके सूत्रकृमियों के द्वारा सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग होता है उसमें रोगजनक क्या होता है, उसका नाम पढ़ा था अपन ने, लक्षण पढ़ लिए थे। आज रोग चक्र के बारे में पढ़ेंगे कि रोग चक्र जो है कैसे ये रोग फैलता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, फिर इसके प्रबंधन की भी बात करेंगे। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इनकी अपन डिस्कशन करेंगे। तो देखो, रोग चक्र की बात करें तो ये रोगजनक जो होता है सूत्रकृमि की जो उत्पत्ति है इसकी एवं पुनरावृत्ति जो होती है वो मादा द्वारा परपोषी उत्कों में, कि भाई ये किसके द्वारा होती है, इसकी पुनरावृत्ति कैसे होती है, कि ये पुनरावृत्ति की बात करें, इसकी पुनरावृत्ति की बात करते हैं कि भाई वापस कैसे फैलता है इसकी बात करेंगे अभी। कि पुनरावृत्ति जो है इसकी कि भाई किस प्रकार से फैलता है, तो पुनरावृत्ति का कारण है कि भाई मादा द्वारा परपोषी उत्कों, मादा द्वारा परपोषी उत्कों के मादा द्वारा क्या होता है कि परपोषी उत्तक जो होते हैं उनके माध्यम से, और जो आपके क्या करते हैं मर्दा के अंदर, मर्दा में स्त्रावित जिलेटिनस मैट्रिक्स में दिए गए अंडों के द्वारा होती है। कि मादा द्वारा परपोषी उत्कों तथा मर्दा के अंदर स्त्रावित, मर्दा में स्त्रावित जिलेटिनस मर्दा में स्त्रावित जिलेटिनस मैट्रिक्स में दिए गए अंडों से होती है। कि भाई ये रोग कैसे फैलता है इसकी बात करें, इसकी पुनरावृत्ति कैसे होती है, कि रोगजनक सूत्रकृमि जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसकी उत्पत्ति या इसकी पुनरावृत्ति की बात करते हैं। तो मादा क्या करती है कि मादा द्वारा जो परपोषी उत्तक होते हैं, परपोषी मतलब जिसपे संक्रमित करते हैं, उन उत्तकों या इसके अलावा कि मर्दा में क्या करते हैं जिलेटिन एक रासायनिक पदार्थ है जो आपके ज़्यादातर मोमी जैसा होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। तो जिलेटिनस मैट्रिक्स मतलब गाढ़ा पदार्थ, तो जिलेटिन जैसा गाढ़ा पदार्थ जो होता है उसमें जो अंडे दिए जाते हैं उसके द्वारा क्या होती है पुनरावृत्ति। अंडे क्या होते हैं सुरक्षित हो जाते हैं, जब वापस इनका अनुकूल मौसम आता है तो अंडों के द्वारा ये क्या होते हैं सूत्रकृमि बाहर निकल जाते हैं और फसलों को संक्रमित करने लग जाते हैं। तो ये अंडे आकार में क्या होते हैं दीर्घवृत्ताकार होते हैं। कि अंडे कैसे होते हैं, तो अंडों का आकार कैसा होता है दीर्घवृत्ताकार, आकार कैसा होता है दीर्घवृत्ताकार। कि अंडों का आकार कैसा रहेगा आपके दीर्घवृत्ताकार होते हैं। और ये क्या होते हैं परपोषी कोशिका में जो बनी पुट्टी में लगभग 400 से 500 की संख्या में पाए जाते हैं। कि जो परपोषी कोशिका, परपोषी मतलब जिसमें ये रोग फैलाते हैं, पादप की जो जड़ होती है, शाखा होती है, पत्ती, तो ये परपोषी कोशिका में, परपोषी कोशिका के अंदर क्या होते हैं आपके परपोषी कोशिका पुट्टी मतलब गोलाकार संरचना, पुट्टी क्या होगी गोलाकार संरचना जो बनाते हैं। पुट्टी में लगभग कितने पाए जाते हैं, ये इनकी संख्या की बात करें अंडों की, तो अंडे लगभग पाए जाते हैं 400 से 500 की संख्या में। कि ये 400 से 500 एक पुट्टी में अंडे पाए जाते हैं। और इन पुट्टी में से क्या होते हैं 400 से 500 अंडे पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं सूत्रकृमि पाए जाते हैं, जो कभी कभी 1000 तक हो सकते हैं। भाई मिनिमम 400-500, लेकिन ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 1000 तक पहुंच सकते हैं। अंडों की संख्या कितनी हो सकती है 1000। फिर इनसे क्या होते हैं सूत्रकृमि निकलते हैं और संक्रमित जड़ों पर क्या होती है जो बनी पुट्टियों का आकार क्या होता है मादा के आकार से भी फूल कर बड़ा हो जाता है। कि भाई जो आपके संक्रमित जड़ों पे जो पुट्टियाँ बनती है, मतलब मान लीजिए जड़ बनी हुई है, इस पे जो पुट्टी बनी हुई है, तो इनका आकार जो होता है आपके मादा के आकार से क्या भी हो जाता है फूलकर बड़ा हो जाता है। कि मादा जो सूत्रकृमि होती है उससे भी फूलकर इनका आकार बड़ा हो जाता है। और अंडों में क्या होता है आपके भ्रूण के निर्माण के पश्चात डिंब का विकास होता है। कि भाई पहले भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, फिर आपको डिंबक जो होता है इनका विकास होता है। ठीक है, ये डिंबक जो अवस्था होती है इसका विकास होता है। और डिंबक की जो प्रथम अवस्था होती है, ठीक है, इसकी जो पहली अवस्था रहेगी वो क्या रहती है आपके शुष्क परिस्थितियों के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। मतलब कितनी भी गर्मी पड़ेगी उसको सहन करने की डिंबक के अंदर क्या रहेगी क्षमता रहेगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या होती है अत्यधिक प्रतिरोधी होती है, परंतु अंडों के भीतर गति करने में सक्षम होता है। तो ये डिंबक जो होते हैं अंडों के अंदर क्या करते रहते हैं गति करते रहते हैं, लेकिन शुष्क परिस्थितियों के प्रति क्या होते हैं बहुत ही प्रतिरोधी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनमें क्षमता पाई जाती है शुष्क परिस्थितियों को सहन करने की। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ तक पूरी बात कर लेते हैं और वापस फिर आगे पढ़ते हैं कि भाई रोग चक्र की पुनरावृत्ति जो होती है वो क्या होती है कि मादा द्वारा जो परपोषी कोशिका जो उत्तक होते हैं वहाँ पे
या मर्दा में इस तरह जो जिलेटिनस मैट्रिक्स पर, जिलेटिन एक रासायनिक पदार्थ है, मैट्रिक्स में गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है। तो इनमें क्या होते हैं, अंडे दिए जाते हैं। अंडों का आकार दीर्घ वर्ताकार होता है और ये अंडे जो होते हैं परपोषी कोशिका में जो उनकी जड़ें होती है पादप की, उनकी जड़ों में पुट्टी बनाकर देते हैं और एक पुट्टी में लगभग 400 से 500 अंडे होते हैं। कभी कभी ये अंडों की संख्या कितनी हो जाती है आपके 1000 तक हो सकती है। और अंडे फूलकर आकार में मादा से सूत्रकृमि से भी बड़े हो सकते हैं, जो आपके क्या है संकर्मी जड़ है उनके अंदर। फिर अपने बात की कि जो भ्रूण होता है उसके पश्चात जो डिंबक बनता है, ये डिंबक के इसकी जो प्रथम अवस्था होती है क्या होती है, शुष्क जो परिस्थितियां होती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रतिरोधी होती है, अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों को भी ये सहन कर सकते हैं। इसके अलावा डिंबक जो होते हैं वो अंडों के अंदर क्या करते रहते हैं, भीतर गति करने में सक्षम होते हैं। ये इनकी मुख्य कार्यप्रणाली होगी। अब आप आगे देखिए, इसके आगे बात करते हैं। किसमें क्या होता है, प्रथम निर्मोचन अंडे में ही होता है। क्या होगा कि प्रथम निर्मोचन, निर्मोचन मैंने आपको बताया था कि जो आपकी निम्न कोटि के जीव होते हैं अपनी जीवन अवस्था में, जैसे ये आपके भ्रूणीय अवस्था से वयस्क अवस्था में बदलते हैं, तब तो 2, 3, 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। जैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आएंगे तो ये मिट्टी की सहायता से, किसी घोंगे की सहायता से, किसी और जीव की सहायता से क्या करते हैं, अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आते हैं। क्या कहा जाता है, निर्मोचन कहा जाता है। तो इनका जो प्रथम निर्मोचन होता है वो अंडे में होता है। किस में हो जाता है, अंडे के अंदर हो जाता है, अंडे में होता है। ठीक है, अंडे में हो गए। उसके बाद है कि आप कि इसके पश्चात क्या होता है, डिंबक की द्वितीय अवस्था बनती है। तो डिंबक कौन सी अवस्था में आता है, द्वितीय अवस्था। डिंबक भी क्या है, इनकी एक स्टेप बाय स्टेप जो आपके विकास की अवस्था का एक भाग है। तो डिंबक क्या है, आपके द्वितीय अवस्था में बनती है कि भाई डिंबक की जो है द्वितीय जो है उस अवस्था क्या बनती है, जो अनुकूल अवस्था, जैसे कि भाई इसमें क्या होगा, प्रथम निर्मोचन अंडों में होता है, उसके बाद डिंबक की क्या होती है, द्वितीय अवस्था बनती है। ये द्वितीय अवस्था बन गई, इसके बाद क्या करती है, जैसे अनुकूल अवस्था आती है, अनुकूल मतलब जैसे इनकी अनुकूल अवस्था, अनुकूल अवस्था, अनुकूल अवस्था का मतलब हो गया इनके आप उपयुक्त तापक्रम, तो तापक्रम इनके अनुकूल हो, नमी, पराशरणीय दाब, इसके अलावा आप और मिलने पर अंडे से बाहर आ जाती है कि जब इससे इनको तापमान उपयुक्त मिलता है, उपयुक्त नमी मिलती है, पराशरण दाब मिलता है, तो ये क्या होते हैं आपके अंडे से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ऐसी अवस्था मिलने पर क्या हो जाएंगे, अंडे से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस इनमें रहता है कि और इस सूत्रकृमि जो होते हैं इनकी आकृति कैसी होती है, आकृति में कैसे होते हैं, बेलनाकार। कि सूत्रकृमि की आकृति कैसी होती है, बेलनाकार। आकृति कैसी होती है इनकी, बेलनाकार होती है, छोटे होते हैं। ठीक है, कि इनकी जो है आपके कितने छोटे होते हैं, छोटे कितने होते हैं, देखिए इनका आकार की बात करें तो ये होते हैं आपके 0.3 से 4.45 मिलीमीटर, बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएं होती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है, रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। पूंछ पीछे की ओर मुड़ी होती है, रंगहीन होते हैं। पूंछ पीछे की ओर मुड़ी होती है। ठीक है, कि पूंछ क्या होती है, पीछे की ओर मुड़ी होती है और ये मर्दा से बाहर निकल कर क्या करते हैं, धीरे धीरे गति कर कि ये क्या करते हैं, आपके मर्दा से बाहर निकलकर, मर्दा से बाहर निकलकर क्या करते हैं कि भाई मर्दा से बाहर निकलकर क्या करते हैं आपके, कि भाई मर्दा से बाहर निकलकर धीरे धीरे गति करते हुए फसल की जड़ों के संपर्क में आते हैं। कि भाई मर्दा से बाहर निकलकर धीरे धीरे क्या करेंगे, आपके धीरे धीरे आपकी फसलों की जड़ों की तरफ क्या करते हैं, आपके गति करते हैं। और जैसे जड़ों के संपर्क में आकर क्या करते हैं, संक्रमित स्थान पर क्या करते हैं, नई पुट्टियां या गांठों का निर्माण करते हैं। तो संक्रमित स्थान पर आकर क्या करते हैं, जड़ों में गांठे या पुट्टियों का निर्माण करेंगे। ठीक है, और पुट्टियों का निर्माण करते हैं जिसे पुनः डिंबक निकलते हैं, और पुट्टियों से वापस क्या होंगे, पुनः डिंबक निकलेंगे। फिर ये डिंबक जो होते हैं आपके
अंडे से बाहर निकलेंगे, वापस वही ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है। वापस सुन लीजिए क्या हुआ कि भाई इनमें प्रथम विमोचन कहाँ होता है, अंडों में होता है, जैसे और डिंबक की द्वितीय अवस्था आती है, और डिंबक जो होते हैं द्वितीय अवस्था में आते हैं तो अनुकूल अवस्था आती है, तो ये क्या होते हैं अंडे से बाहर निकल जाते हैं। अनुकूल अवस्था में लोग हैं तापक्रम, नमी, प्राशन दाब सब इनके अनुकूल हो, इनके हिसाब से हो, तो अंडों से बाहर निकलते हैं। और इनकी सूत्रकृमियों की आकृति की बात करें तो बेलनाकार होते हैं, छोटे होते हैं, 0.3 से 0.45 मतलब 45 मिलीमीटर होते हैं, रंगीन होते हैं, पूंछ पीछे से मुड़ी हुई होती है, और ये जब मृदा से बाहर निकलते हैं तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं, फसलों की जड़ों की तरफ बढ़ते हैं, और संक्रमित स्थान पहुँच कर जड़ों में गांठें या पुटियों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और जैसे ही पुटियों का निर्माण हो जाता है तो पुनः क्या हो जाते हैं, आपके डिंबक निकलते हैं, और ये फिर अगली अवस्था को क्या करेंगे, वापस जो अगली फसल बोएंगे उसको संक्रमित करेंगे। तो इस प्रकार का रोग चक्कर चलता रहता है। इस प्रकार से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बाहर निकलते रहते हैं, और क्या करते हैं, रोगों को, आपके जो है फसलों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। अब इनका प्रबंधन की बात करते हैं कि भाई इनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, इसके प्रबंधन मतलब इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, इनका प्रभाव किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो प्रबंधन में आपको पता है, पहले पढ़ लेंगे शस्य प्रबंधन, फिर जैविक प्रबंधन, फिर रासायनिक प्रबंधन। तो पहले बात करते हैं शस्य प्रबंधन की। प्रबंधन, उसमें पहला पढ़ेंगे अपन शस्य प्रबंधन। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करेंगे कि शस्य प्रबंधन पहला पॉइंट क्या कहता है कि जिस खेत में रोग का प्रभाव हो उसमें अवशेषों को एकत्रित कर नष्ट कर देना चाहिए। कि भाई क्या करना चाहिए कि जो खेत संक्रमित है उसमें क्या करना, जो अवशेष हैं, जब फसल कट कर ली उसकी जड़ें जो जमीन में है उन अवशेषों को क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। तो अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। और ग्रीष्म काल के समय 1 या 2 क्या करनी चाहिए, आपके मिट्टी पलटने वाली, ठीक है, गहरी जुताई करनी चाहिए, जिसे हल कर देना चाहिए, ताकि मिट्टी में पड़े सूत्रकृमि का अवशेष, अंडे व डिंबक क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। मतलब क्या हुआ, पहला तो आपको क्या करना है कि जिस खेत में इस रोग का प्रभाव, उनके अवशेषों को आपको एकत्रित कर नष्ट कर देना चाहिए, मतलब जला देना चाहिए। इसके बाद आपको 1 या 2 ऐसी गहरी जुताई करनी चाहिए या ऐसा हल निकालनी चाहिए आपको खेतों के अंदर, ताकि मिट्टी में जो पड़े सूत्रकृमि का अवशेष मतलब अंडे हैं, डिंबक है, ये क्या हो जाए, पूरी तरह से नष्ट हो जाए। दूसरा क्या है शस्य प्रबंधन, कि इस रोग को नियंत्रित करने के लिए कम से कम 2 या 3 वर्ष तक फसल चक्र अपनाना चाहिए। कहने का मतलब जिन भाई आपने एक फसल इस बार बो दी है तो आप सर्दी में 5-6 फसलें होती है अपन बो सकते हैं। तो अपने मान ली एक बार गेहूं बो दी, अगले साल आप जैसे चना बो दीजिए, उससे आप चेंज करके और कोई फसल, सरसों बो दीजिए, जीरा बो दीजिए, ऐसे चेंज करते रहिए। तो फसल चक्र अपन को कम से कम 2 से 3 वर्ष अपनाना चाहिए। और जैसे क्या हो कि रोग रोधी फसलें जैसे जवार, बाजरा, सेम, रिचका, जई, सांवा, काकुन आदि उगाया जाना चाहिए। कि वो जो बाद में जो ग्रीष्मकालीन होती है उसमें अलग फसल बोनी चाहिए, जिससे इनका जो है आपके जो ये सूत्रकृमि ये पूरी तरह से नष्ट हो जाए। तो अपन को क्या अपनाना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए। देखो ये दोनों पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, पिछले चैप्टर में उसमें भी पढ़े थे प्रबंधन में, तो फसल चक्र अपनाना चाहिए। तीसरा क्या है कि रोग मुक्त खेत से बीज का चुनाव किया जाना चाहिए। कि भाई आपको देखना चाहिए आपके आसपास में जो खेत बोए हैं उसमें ऐसी कौन सी फसल है जिनमें रोग नहीं है, उन बीजों का क्या करना चाहिए, आपको चुनाव करना चाहिए। तो रोग मुक्त बीजों का चुनाव करना चाहिए, रोग मुक्त बीजों का चुनाव। भाई अपन खेत में जाते हैं, फसल बोई वहाँ जाते हैं, तो अड़ोस पड़ोस में भी खेत होते हैं, अपन देखते हैं कि इनकी फसल अच्छी है, इनमें रोग नहीं है। रोग का पता कैसे चलता है कि भाई पत्तियां पीली नहीं होनी चाहिए, छेद नहीं होना चाहिए, पौधा मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, एक समय के साथ उसकी वृद्धि होनी चाहिए। तो ये सभी लक्षण बताते हैं भाई पौधा संक्रमित नहीं है। तो जो खेत में फसल पौधा संक्रमित नहीं है, पौधा संक्रमित रहा ही नहीं, उस फसल को आपको क्या करना चाहिए, उनके बीजों को एकत्रित करना चाहिए, ठीक है। और उन बीजों को क्या करना चाहिए, आपको इकट्ठा करके अगले साल बोना चाहिए। इसके अलावा कि रोपण सामग्री, जैसे कि चौथा पॉइंट क्या आता है आपके कि रोपण सामग्री जो आती है, जैसे कंद है, सलकंद है, घनकंद है, मूल है आदि को उष्ण जल उपचार करके बोया जाना चाहिए। तो आपके क्या रोपण सामग्री जो होती है, रोपण मतलब अपन सीधा इनका रोप करते हैं, रोपण सामग्री जो होती है इनका क्या करना चाहिए, आपको उष्ण जल द्वारा, गर्म जल द्वारा उपचार करना चाहिए, गर्म जल द्वारा उपचार, जिससे क्या है कि जो सूत्रकृमि है या कोई किसी का संक्रमण है वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। और जैसे अपन आलू के कंदों को क्या किया जाता है
कि जो आलू के कंद होते हैं, आपको पता है आलू को ज़मीन में बोया जाता है, उनके कंद आते हैं, ठीक है। तो आलू के कंदों को क्या किया जाता है आपके 46 से 47.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, टेम्परेचर पे 1 घंटा तक इसको क्या किया जाता है आपके उष्मायन दिया जाता है। इसके अलावा एक और जो अदरक है, क्या अदरक के प्रखंड, इनके भी टुकड़े बोए जाते हैं, ठीक है। तो अदरक के प्रखंड को आपके 55 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इस तापमान पर कितने मिनट, 10 मिनट तक रखा जाता है, 10 मिनट। इसके अलावा आपके शकरकंद को, ठीक है, शकरकंद के जो प्रखंड उनको 46.70 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके क्या किया जाता है 65 मिनट तक, 65 मिनट तक क्या किया जाता है आपके उपचार करके बोया जाता है। तो ये रोपण सामग्री जो होती है, जिनका रोपण किया जाता है, बीज नहीं बोया जाते, इनको रोपा जाता है, ठीक है। तो इनको गर्म जल से उपचार करें। गर्म जल से आपको पता है किसी भी जीवाणु, विषाणु या किसी भी संक्रमण को कम करने के लिए या 2 ऑप्शन, या तो ठंडा किया जाए या गर्म किया जाए। तो गर्म जल के उपचार करें। जैसे एग्जाम्पल दे रहे भाई आलू के कंद हैं, आलू बो रहे हो, तो इनके कंदों को 46 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड, 47.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटा तक रखना चाहिए गर्म पानी में। अदरक के प्रकंद इनको 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट रखना चाहिए। और शकरकंद है तो 46.60 डिग्री पे आपको क्या करना चाहिए 65 मिनट तक रख के इनका उपचार किया जाना चाहिए, जिससे मान लीजिए कोई संक्रमण हो किसी भी प्रकार का, ठीक है, या सूत्रकृमि का संक्रमण वो पूरी तरह से क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। क्योंकि जड़ों के अंदर संक्रमण करते हैं, तो आलू के कंद है, अदरक के प्रकंद है, ये सभी क्या जड़ों के अंदर है, ये जमीन के अंदर ही रहने वाले, बाकी जो ज़्यादा संक्रमित होने के चांसेस रहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपके कि भाई क्रंज है, नीम है, रतनजोत है, महुआ है, अरंडी है, ठीक है, कि ये सभी जो पादप हैं, क्रंज, नीम, रतनजोत, महुआ, ये आदिवासियों के उधर होता है, ठीक है, वह अरंडी 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर खेत में डालने से रोग व्यापकता कम होती है। कि इनको क्या करना चाहिए 15 से 25 क्विंटल, कि ये इनमें से कोई भी 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से अपन को क्या करना चाहिए खेतों में डालना चाहिए, जहाँ पे सूत्रकृमि का संक्रमण ज़्यादा है। इससे क्या होगा आपके इस रोग के फैलने के चांसेस कम हो जाएंगे। और रोग प्रबंधन के लिए 25 क्विंटल लकड़ी का बुरादा, कितना 25 क्विंटल, क्विंटल मतलब 100 किलो, ठीक है, 25 क्विंटल लकड़ी का बुरादा प्रति हेक्टेयर, ठीक है, की दर से मिलाने से रोग का प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एक ये तरीका भी है, करंज है, नीम है, रतनजोत है, महुआ, अरंडी है, ठीक है, इनके क्या करना चाहिए, इनके आपके बीजों को पीस के पाउडर बना के 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। तो ये जो सूत्रकृमि का जो जड़ ग्रंथि रोग ये होने के चांसेस कम हो जाते हैं। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से लकड़ी का बुरादा अपन डालें, तो इसका भी प्रभाव क्या हो जाता है खेतों में, कि भाई आपके जो जड़ सूत्रकृमि है इसका प्रभाव क्या होगा, कम होगा। तो ये शस्य प्रबंधन है कुछ, इनके द्वारा अपन कोई भी एक तरीका अपना के इसके क्या कर सकते हैं, इनके चांसेज हैं, इनके जो फैलने के जो फैलाव है उसको क्या किया जा सकता है, आपके कम किया जा सकता है। इसके बाद आप आगे देखिए, अब देखिए आप आगे जैविक प्रबंधन की बात करते हैं कि भाई अपने शस्य प्रबंधन हो गया, अगला है जैविक प्रबंधन। कि भाई जैविक प्रबंधन कैसे किया जाता है इसकी बात करते हैं, ठीक है। कि भाई जैविक प्रबंधन में क्या है कि भाई जो महत्वपूर्ण फसलों में जो जड़ ग्रंथि रोग होता है, इसके लिए कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं, जिनको यदि अपन बोए तो संक्रमण कम हो सकता है। ये प्रतिरोधी किस्में हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे तो टमाटर के लिए कि भाई इसमें दे रखा है भाई कौन सी जो मिलोइडोगाइन है, इसकी कौन सी प्रजाति है, ठीक है, इसकी प्रजाति को कौन सी किस्म है वो कम कर सकते। जैविक प्रबंधन मतलब होता है अपन या तो जीवों के द्वारा या कोई किस्म के द्वारा अपन जब इस रोग का प्रबंधन करते हैं वो कहलाता है जैविक प्रबंधन। तो इसमें बहुत सारी किस्में दे रखी है, ठीक है, उनकी अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा फास्टली। तो एक तरफ हम लिखते हैं फसल का नाम, फसल का नाम वे किस फसल के लिए उपयोगी है, और एक तरफ यहाँ लिखते हैं मिलोइडोगाइन की प्रजाति, मिलोइडोगाइन सूत्रकृमि की जो प्रजाति के वे किस प्रजाति के लिए ये किस्म रहेगी, उपयोगी रहेगी। और तीसरा है आपके प्रतिरोधी किस्में,
ये इसमें से पूछे जाने के चांस तो कम है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, पूछ सकते हैं। प्रतिरोधी किस्में देखिए, पहला है अपने टमाटर कि भाई टमाटर जो है इसके लिए किस कौन सी फसल उपयोगी है, इसकी बात करते हैं। भाई टमाटर के लिए क्या आपके मिलोइडोगाइनी इनकोगिनिटा ये प्रजाति के, तो सीधा अपन मिलोइडोगाइनी तो लिखा हुआ है इनकोगिनिटा, इस प्रजाति ये संक्रमित करती है आपके टमाटर को। इसकी जो रेस 1 2 3 4 और प्रजातियाँ होती है वो भी संक्रमित करती है। ठीक, इसके लिए क्या, जैसे पूषा है, रूबी है, पूषा रूबी, ठीक है, 2 लिख देता हूँ, बाकी मैं बोल देता हूँ। S120, NDTR1, VFN8, निमाटेक्स, हिसार, ललित, मंगल, ललित आ गए, ये आ गए इसकी। अब इसकी जो रेस 1 अलग अलग प्रजातियाँ हैं, ठीक है, रेस फर्स्ट, रेस सेकेंड, ऐसे थर्ड फोर्थ में आ जाएगी। तो रेस फर्स्ट के लिए मंगला, रेस 2 के लिए कर्नाटका हाइब्रिड, रेस 3 के लिए पुसा 120, A112, रेस 4 के लिए पंजाब 6, NR7, VFN ब्रूस, ये आ गई इसकी। उसके बाद आता है आपकी दूसरी प्रजाति मिलोइडोगाइनी जेवेनिका, जेवेनिका इसकी बात करते हैं। इसके लिए देखिए, एक लिए पुसा 120, पुसा 120, ठीक है। इसके अलावा आपके पंजाब 6, NR7, NR7, ये आपकी किताब में मिल जाएगी, आपको PDF भेज दी गई है, नोट्स भेज दिए गए, उसमें देख लीजिए एक बार आप। ये तो याद करने की जरूरत नहीं, ये तो सिलेबस इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टली पढ़ा देता हूँ आपको। NR7 हो गए, VFN8, VFN ब्रूस, फिर S120, SL12, रिसेंट टेंट बेंगलोर, NTDR1, पुसा 120, पंजाब 6, NR7, निमाटेक्स, VFN 360, 8 और 225। ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो क्या करती है, आपके पादपों के अंदर जो मिलोइडोगाइन प्रजाति इसको कंट्रोल करती है, ठीक है। दूसरी है आपके, जैसे बैंगन की बात करते हैं, कि भाई बैंगन की जो प्रजाति इसकी बात करते हैं कि बैंगन की प्रजाति मिलोइडोगाइन की जो कौन सी प्रजाति है वो संक्रमित करती है। तो 2 प्रजातियां हैं, आपको पता है मिलोइडोगाइन की आपके राजस्थान पाई जाती है, इनकोगिनिटा और जेवेनिका। अब बैंगन के अंदर इनकोगिनिटा की कौन सी प्रजातियां हैं जो संक्रमित करती है, तो पहले लिख लेते हैं इनकोगिनिटा, ठीक है। तो बैंगन के अंदर जो है आपके ब्लैक ब्यूटी, ठीक है, कि भाई ब्लैक ब्यूटी, जायंट ऑफ बनारस, विजय, एक याद कर लीजिए, विजय एक याद कर लीजिए, सिंपल सा विजय, मैसूर ग्रीन, पूषा पर्पल लांग, ये हो गया। इसके अलावा फिर जेवेनिका जो है इसके द्वारा जो संक्रमित होती है, इनको कौन सी किस्म है वो नियंत्रित करती है। तो जेवेनिका को देखिए आप, भंता, मुताबंसी, गोलाल, कुली मैथिस बी, मैसूर ग्रीन, अमेरिकन बिग राउंड, अर्कासिल, R34, सोनीपत, याद कर लीजिए सोनीपत, जो आपकी इच्छा वो कर लीजिए, एक याद कर लीजिए, ठीक है, सोनीपत हो गया। उसके बाद है BR112, ये हो गया। फिर देखिए भिंडी की बात करें, तीसरी किस्म आपकी भिंडी, ठीक है। भिंडी की बात करें तो भिंडी में आपके जो है मिलोइडोगाइनी आपके जेवेनिका ही संक्रमित करती है, जेवेनिका। तो इसके इलाज के लिए क्या है कि भाई इसको कौन से, तो लॉग ग्रीन स्मूथ, IC9273, IC18960। तो इस प्रकार से आप याद कर लीजिए, एक लॉग ग्रीन स्मूथ याद कर लीजिए, लॉग ग्रीन स्मूथ, ये पूरी ये प्रजाति है। इसके अलावा बात करें आपकी भिंडी की हो गई। फिर मिर्च की बात करते हैं, तो मिर्च में आपके इनकोग्निटा की बात करते हैं। देखिए आप यहाँ लिख देते हैं, तो आप पहले बात करते हैं मिर्च की, ठीक है। तो मिर्च के अंदर आपके सबसे पहले इनकोग्निटा है, ठीक है। तो मिर्च की जो आपकी इनकोग्निटा है, इसमें देखो पूसा है, एक याद कर लीजिए आप, प्रजाति पूसा प्रजाति है क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूसा चावला, एक है चावला चावला, पूसा जावला, जावला जावला, जो इच्छा हो याद कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपके रेस 1 आपके जो हो जाएगी, रेस 1 2 3 4 के लिए, रेस 1 के लिए आगे आ जाएगी
जावला आ गई, 2 के लिए पुसा जावला आ गई, 3 के लिए जावला आ गई वापस, 4 के लिए पुसा जावला, इसी प्रकार से। फिर जेवेनिका जो प्रजाति, इसके लिए देखिए आप ब्लैक, फिर ज्वाला, बुलनोज, ऐसे कुछ प्रजातियां हैं आपके। बुलनोज आ गए, फिर 579 है, CAP 63 है, चिल्ली NP है 46A, चिल्ली G3। तो ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो इनमें रोग फैलाती है। लास्ट है ककड़ी कुल के लिए, तो ककड़ी कुल, तो ककड़ी कुल में सबसे पहले आपके जेवेनिका की प्रजाति की बात करते हैं कि जेवेनिका जो है इसकी कौन कौन सी प्रजातियां फैलाती है आपके, और आपके जेवेनिका की बात करेंगे और इनकोग्निटा की बात करेंगे। तो पहले जेवेनिका की बात करते हैं कि जेवेनिका के द्वारा कौन सी किस्में जो आपके संक्रमित इसकी सुरक्षा करती है। तो इम्प्रूव्ड लॉन्ग है, ग्रीन है, ठीक है, S445 जैसे खरबूज में। फिर आपके इनकोग्निटा जो है आपके GY 5937 कुछ ये प्रजातियां हैं जो आपके क्या करती है, रोग संक्रमण को रोकने में मदद करती है, जिसमें जैविक प्रबंधन में योगदान देती है। आप तो बस एक एक याद कर लीजिए, काफ़ी रहेगा, ठीक है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, नहीं हो तो कोई बाद में छोड़ दीजिए, इतना डीप में नहीं पूछा जाता है। अब अपन पढ़ते हैं लास्ट, इसमें रासायनिक प्रबंधन पढ़ते हैं, उसके बाद ये जड़ ग्रंथि रोग जो है आपके पूरा हो जाएगा। रासायनिक प्रबंधन की बात करते हैं, देखिए रासायनिक प्रबंधन। तो रासायनिक प्रबंधन में क्या है कि पहला पॉइंट क्या है कि भाई रसायनों से बीजों को क्या करते हैं, उपचारित करके जड़ गांठ रोग होते हैं उनको कम किया जा सकता है। तो रसायनों से उपचार करके, रसायनों से उपचार करके क्या किया जाता है, आपके जो आपके जड़ गांठ रोग इसको कम किया जाता है। इसके अलावा जो आपके चने के बीजों को क्या करना चाहिए, कार्बोफ्यूरॉन, चने के बीजों को क्या करते हैं, कार्बोफ्यूरॉन एवं आपके कार्बोफ्यूरॉन और फिनेमिफॉस जो है इसके द्वारा क्या किया जाता है, उपचारित करना चाहिए। इसके अलावा चुकंदर को कार्बोफ्यूरॉन व LD कार्ब, चुकंदर को आपके कार्बोफ्यूरॉन और क्या किया जाता है आपके LD कार्ब सल्फोन, LD कार्ब सल्फोन द्वारा क्या किया जाता है, उपचारित करके बोया जाना चाहिए। कि रसायन को द्वारा उपचारित, जैसे चने के बीज बोने हैं तो उससे पहले कार्बोफ्यूरॉन या फिनेमिफॉस के द्वारा बीजों को उपचारित करके फिर बोना चाहिए, मतलब केमिकल लगा के अच्छे से रख के कुछ समय बाद में बोना चाहिए। चुकंदर इसको कार्बोफ्यूरॉन या LD कार्ब सल्फोन के साथ क्या करना चाहिए, बीजों को अच्छे से मिक्स करके फिर इनको क्या करना चाहिए, आपके बोना चाहिए। इसके अलावा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई रासायनिक उपचार जो है आपके, रासायनिक मृदा उपचार क्या, देखिए रासायनिक मृदा उपचार देखिए कि रासायनिक मृदा उपचार क्या कहता है कि 1 किलोग्राम LD कार्ब प्रति हेक्टेयर की दर से या 2 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन प्रति हेक्टेयर की दर से सक्रिय तत्व या 13 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उपचारित कर जड़ गांठ सूत्रकृमियों को क्या किया जा सकता है, प्रबंधित किया जा सकता है। तो ये काम आएंगे कि या तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई जो ज़मीन है, मृदा है, वहाँ पे LD कार्ब जो आपके होता है इसको LD कार्ब प्रति हेक्टेयर की दर से और 1 किलोग्राम LD कार्ब प्रति हेक्टेयर की दर से या फिर 2 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन जो आपके प्रति हेक्टेयर की दर से सक्रिय तत्वों के साथ मिलाना चाहिए, या 13 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, क्या एक ही बात है, 13 ग्राम, ठीक है, 13 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से क्या करना चाहिए, आपको मृदा को उपचारित करना चाहिए। जिससे क्या होगा, आपके ये जो है जड़ ग्रंथि रोग है इसको नियंत्रित किया जा सकता है, इसके उपचार जो है इसके जो फैलाव को कम किया जा सकता है। इस प्रकार देखिए आप जड़ ग्रंथि रोग हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे अपन पढ़ेंगे जो है नेक्स्ट रोग के बारे में पढ़ेंगे, उसको कैसे रोका जाता है, उसके क्या रोगजनक है, उसकी सबकी बात करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।